नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया जिससे उसके बहुत से मामलात और बहुत सी बातों के ऊपर बहुत सारे तज्ज़िये और तबसरे भी किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जहां एक तरह मुल्क की सियासत के अंदर पीडीएम जल्द से हुकूमती मौक़िफ़, ये वो तमाम बातें हैं जिसको आजकल जोर शोर से ना सिर्फ टीवी चैनल्स बल्कि इसके साथ साथ अखबारात और जो आम लोग हैं उनके दरमियान भी ये तमाम बातें होती है। और जो सियासी कशमकश है और जो सियासी जो कैफियत है उसमें हर तरफ से एक ही सवाल है कि अब होगा क्या, होने क्या जा रहा है, अपोजिशन के साथ क्या होगा, मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या है, मियां नवाज शरीफ वापस वतन कब आ रहे हैं, मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन होगी, हुकूमत के नजदीक मईशत बेहतर हो रही है, आवाम के जो माशी मसाइल हैं वो अपनी जगह जूं के तू हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर आजकल बातचीत हो रही है। एक जो बहुत अहम मामला और जो अहम बात जो कि गुज़िश्ता रोज अपने इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने जो बात की और उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन को फौज पर अपोजिशन दबाव डाल रही है कि जमहूरी हुकूमत को हटा दो। और ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी, मेरे नीचे। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब के ऊपर कि पाक फौज के अंदर जो जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई पर जो तनकीद की गई उसमें पाक फौज के अंदर क्या रद्द अमल है। तो उसमें कहा गया कि बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, लेकिन चूंकि जनरल बाजवा साहब एक सुलझे हुए आदमी इसलिए उनके अंदर ठहराव है। जरा सुनते हैं, आपको सुनाते हैं जरा सा ये चीजें, जरा क्लिप सुनवाते हैं आपको, उसके बाद इस पर मजीद बात। नाज़रीन, वो तमाम बातें हैं जो कि इस वक्त यानी माजी की हुकूमतें जब पहले कर्जे लेती थीं तो उस वक्त इमरान खान साहब के नजदीक वो अपनी जेबें भरते थे, लेकिन आज खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। मईशत के हवाले से और इन तमाम बातों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फारूक हमीद साहब, आपसे आगाज करते हैं और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह मुझे बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं, जो जनरल बाजवा और फैज साहब के ऊपर जो तनकीद हुई पीडीएम के जलसों में, क्या इसको लेकर बाकी फौज के अंदर बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद भाई। पहली बात तो ये कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गम, मेरा ख्याल ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई गम वाली बात नहीं होती जब फौज के अफसर और जवान जो है, हाँ थोड़ा वो डिमोरलाइज होते हैं इन द सेंस कि देखें एक साबिक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह डायरेक्टली नाम लेके मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। और एक लगता है कि एक बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड और डिलिबरेट कैंपेन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया पे और फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। और फिर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जो एक किस्म के लोगों को उकसा रहे हैं और इसमें फजल रहमान भी कि जी किसी तरह कोई फौजी अफसर और जवान जो है उनको उकसाने वाली बात है, उनको मिसगाइड करने वाली बात है। तो कहने का मतलब, और फिर बल्कि आवाम को भी एक किस्म का इंसाइट करना मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप के खिलाफ, ताकि उनमें कोई रिफ्ट पैदा हो और बददिली पैदा हो। लेकिन गुस्सा यस, अच्छा, नहीं गुस्सा यस। अच्छा, आप कह रहे हैं गुस्सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि अगर कोई और होता तो बड़ा रद्देअमल आना था। तो ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा रद्देअमल क्या हो सकता था, क्या पॉसिबिलिटीज थी, किस तरह का रद्देअमल आ सकता था अगर कोई और होता था? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद एक कॉन्शियस फैसला हमें नजर आ रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान में मिलिट्री रूल जब होता है तो वो पाकिस्तान के लिए मजीद प्रॉब्लम पैदा करता है। हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत चलनी चाहिए, सिविलियन लीडरशिप है, उन्हीं का काम है कि वो पाकिस्तान को आगे लेके चले। प्रॉब्लम्स हैं और मुसल्लह अफवाज जो है, खासकर आर्मी और हमारे इदारे, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक उनकी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की सपोर्ट में होंगे। तो ये देखे ना, अगर DGISPR 2-3 सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं रद्द अमल के तौर पे, या आर्मी चीफ कहीं पे कोई जब वो जवानों को एड्रेस कर रहे होते हैं, फील्ड एरिया में जाते हैं, अगर वहां पे वो कोई ऐसी बात कर दें तो फिर जो दुश्मन चाहता है ना, वो फिर मकसद पूरा हो जाता है। दुश्मन क्या चाहता है कि जनाब फौज की मिलिट्री लीडरशिप जो है वो डायरेक्टली क्लैश करे, ठीक है ना, एक कन्फ्रंटेशन वाली सूरत हाल पैदा हो जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ये लोग तो जान के उकसाएंगे, ये तो चाहेंगे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन फौज ऐसी सूरत हाल नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि मामला जो है वो बिल्कुल आइन, और जहां पे भी है सूरत हाल चल रही है, इत्तेसाब का प्रोसेस है और बाकी मामलात है,
آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چلے. وہ سمجھتے ہیں, امپورٹنٹ بات, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو دانستہ طور پہ ڈیلیبریٹ طریقے سے پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے ملٹری لیڈرشپ نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے, بڑی پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے دو الفاظ ہیں جو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, وہ ہے اسٹریٹجک پیشنس, کہ جناب دیکھیں, آرام سے دیکھیں اور غور کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, اور صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگ خود بخود اپنی غلطی سمجھ جائیں گے اور راہ راست پہ آ جائیں گے. رائٹ. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اسٹریٹجک پیشنس کا لفظ استعمال کیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ یہ اسٹریٹجی اس وقت اپنائی جا رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تنقید اور یہ چیزیں ہوئی ہیں, ایسی صورتحال میں جنہوں نے یہ تنقید کیا کر رہے ہیں ان پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے, آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے. کون چلائے گئے؟ ابھی تک جو ہم نے ملک کے آئین کو دیکھا ہے اس میں آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آخری بار جب یہ آرٹیکل 6 انووک ہوا تھا تو سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف ہوا تھا. ان کو سزا بھی دی گئی. اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے تبدیل کر دیا. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہے جو منجمد ہے, جس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس پر بھی ایک رد عمل آیا تھا. تو عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اس کے جو قائدین ہیں انہوں نے آرٹیکل 6 کا ارتکاب کیا ہے تو بسم اللہ کریں, شروع کریں اور اس کی کارروائی کا آغاز کریں. انٹرویو میں بھاشن نہ دیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک سرونگ آرمی چیف کے خلاف کوئی سنگین الزامات کی بات ہے تو یہ بات بالکل درست ہے. بریگیڈیئر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور اگر یہ غلط ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جناب عمران خان ایک بہت بڑی جماعت کے سربراہ تھے. جب انہوں نے سرونگ ملٹری چیف جنرل کیانی کے خلاف الیکشن میں دھاندلی کا الزام نہ صرف انہوں نے خود لگایا بلکہ ان کی جماعت کے بہت ساری قائدین نے لگایا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت فوج کے اندر کیا رد عمل ہوا ہوگا, اور یہ وہی فوج تھی یا کوئی اور فوج تھی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے اسی طرح کے الزامات جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی لگائے گئے, تو یہ جو سنگین الزامات ہیں اگر یہ غلط ہیں تو اس کی تردید اور اس پہ رد عمل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آنا چاہیے. وہی زیادہ اپروپریٹ ہے. نہ عمران خان موضوع ہے, نہ آپ اور نہ میں, نہ کوئی اور. ادھر سے آنا چاہیے اور یہ غلط الزامات ہیں تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے. اس ملک کے اندر آئین بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے, اور جو غلط الزامات لگتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ڈیو پروسیس بھی موجود ہے. ہمیں پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمام چیزیں اگر ماضی میں بھی کسی نے کیا ہے اور اس طرح کے الزامات اگر لگائے گئے پھر سب کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے وہیں پہ تمام عمل درآمد اور اسی کے اوپر وہ ایکشن لینا چاہیے آج جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یا آج جس کے بارے میں جو ہے وہ اظہار خیال کیا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاروق امیر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بات کی ہے کہ اگر پہلے جس طریقے کی بات انہوں نے ریکارڈ کیا عمران خان صاحب کو, ضیاء صاحب کے دور کو, اس سے پہلے بھی, تو مجھے بتائیے گا کہ کیا جو سولنگی صاحب بات کریں کیا یہ جو غم و غصہ اگر ہے اور جس کا آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا یہ پہلے بھی اسی طرح کا غم و غصہ پایا جاتا تھا؟ نہیں دیکھیں, وہ حالات جو تھے نا وہ اور تھے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 2008 میں ایک طویل ملٹری رول کے بعد پاکستان میں جمہوریت نے دوبارہ ٹیک آف کیا اور پیپلز پارٹی پاور میں آئی اور فوج جو ہے وہ بالکل بیرکس میں چلے گئی. تو جنرل کیانی کی جو اپروچ تھی نا وہ بڑی کلیئر تھی کہ جناب اب یہ بہت معاملات کمپلیکیٹ ہو گئے. لیٹ دا نیو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جو پاور میں آئی ہے, لیٹ them رن دا کنٹری, اور ہم ذرا تھوڑا سا ویل ٹیک اے لٹل بریک ان دا سینس کہ ان کو کرنے دے جو انہوں نے کرنا. آپ نے دیکھا پھر 18th امینڈمنٹ آئی وغیرہ, وہ تمام چیزیں آئی ایس آئی کو انڈر کر دیا کی گئی انڈر رحمان ملک صاحب منسٹر آف انٹیریئر. میں دیکھیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا بلیک میل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی ایشو کیا ہے.
इशू इस वक्त मेरी नजर में ये है, और जो बहुत लोग समझते हैं, कि जनरल मुशर्रफ का जो मॉडल था ना प्रेसिडेंशियल एनआरओ का, एक ऑर्डर जो जारी हुआ, जो एक बड़ा कामयाब मॉडल था फॉर बेनजीर भुट्टो साहिबा एंड आसिफ जरदारी, कि उनका प्रेशर और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर पे जनरल मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आ गया, स्विस केसेस भी खत्म, फलां केसेस भी खत्म, सब मामला खत्म हो गए, नवाज शरीफ को भी फायदा हो गया, वो भी वापस आ गए। अब वो ये कह रहे पीएमएल वाले, वो ये चाहते हैं कि अगर हम, बेशक मिलिट्री रूल नहीं है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप के ऊपर एक दफा उनको डायरेक्टली टारगेट करें, उन पे प्रेशर डालें, बाय नेम लेके उनको अननर्व करने की कोशिश करें, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे प्रेशर डालें कि भाई कोई रिलीफ निकालो, कोई रास्ता निकालो। नहीं, मुझे फिर एक बता, ब्रिगेडियर साहब एक बात बताया फिर कि क्या मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर दबाव डाला जा सकता है? इज इट एज इजी टू पुट प्रेशर ऑन द मिलिट्री लीडरशिप? देखिए, माजी में तो हुआ था ना, माजी में हुआ था, जनरल मुशर्रफ के दौर में तो हुआ था, वो भी तो मिलिट्री गवर्नमेंट थी ना, तो वहां तो उनको मॉडल कामयाब हो गया। अब हो ये रहा है कि फौज ने बड़ा असूली फैसला किया है कि जो बातचीत होगी, जो होगा, भाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यूर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप जाने वो जाने, आप जनाब पॉलिटिकली इस मामला को हल कर रहे, डायलॉग कर रहे, जो नेशनल इश्यूज हैं, इलेक्शन रिफॉर्म, जो भी कौमी इश्यूज हैं, आप अपोजिशन के साथ बैठ के बातचीत करें, हमारा डायरेक्टली उनके साथ। राइट, आपने बातचीत की बात की, मैं बातचीत की तरफ भी आऊंगा। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चूंकि ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की और ये बात मैं आगे चल के करना चाहता था, लेकिन अभी चूंकि बात हो गई, तो मीर साहब आप मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त जो कुछ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, वो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और जो रेफरेंस मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत का दिया गया, जो एनआरओ दिया गया था बेनजीर साहबा को, जिसका फायदा मियां नवाज शरीफ साहब को भी हुआ, क्या वाकई इस वक्त जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रैटेजी है, वो प्रेशर डालने की है मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर? और क्या इज इट इजी टू प्रेशराइज द मिलिट्री लीडरशिप? देखें, आपके पास दो चीजें यहाँ, एक है मिलिट्री पॉलिटिक्स और एक है रियल मिलिट्री। तो क्वेश्चन इज, हम सब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पहले अपनी पार्टियों में तो डेमोक्रेसी लेके आओ। किस पार्टी में डेमोक्रेसी है मुझे बताएं। आप डिनेस्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऊपर डेमोक्रेसी पे आते हैं। डेमोक्रेसी एंड डिनेस्टी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो गेट योर हाउस इन ऑर्डर एंड देन टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। ये सारे नारे क्या कहाँ से लगे थे? ये नारे लगे थे लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, डिक्टेटरशिप से। तो आज अगर आप कहते हैं कि ये लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, तो फिर चलने दो ना। Then what's your rush? What's your hurry? यहाँ डेमोक्रेसी छोड़ दें आप। डेमोक्रेसीज वहां आती हैं जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसीज हो। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर नहीं है। अब बात आती है, अब ब्रिगेडियर साहब ने बात की है जनरल मुशर्रफ की। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि 3 हफ्ते पहले, बिफोर रिजाइनिंग, ये जनरल राशिद कुरैशी and myself went to the presidency and General Musharraf wanted democracy. He said, यार इनको करने दो, ये जो कर रहे हैं, मैंने जितना स्टेबल करना था कर लिया है। He said to me कि तुम जाओ, तुम्हारा नवाज शरीफ तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे बात करो और कहो कि भाई I want a strong 2 political parties here. यहाँ बड़ी मुख्तलिफ पार्टीज आ गई हैं and they hold you to ransom. And he didn't want that. अब बात आती है डेमोक्रेसी की। जनरल फ्रैंको ने 30 साल हुकूमत की है स्पेन में, और उसके बाद उसने वापस दे दिए, मोनार्की की चल रही है। जनरल आइजनहावर वो भी मिलिट्री का था, जनरल डिगॉल वो भी था। द क्वेश्चन इज, डेमोक्रेसीज के साथ याद रखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हमेशा आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर नहीं आई है। रिपब्लिक्स तो 17th सेंचुरी में आई है, उससे पहले क्या था? मोनार्की, डेस्पोट रूल। अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इवन आफ्टर 200-300 ईयर्स। हम अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, लेकिन बट मीर साहब, क्या कोई डायलॉग की या कोई बात, कोई इस तरह की कोई आपको नजर आता है? क्योंकि इस वक्त जो बात हो रही है वो ये है कि कोई डायलॉग हो, कोई बीच का रास्ता निकले। वजीर दाखिला शेख रशीद भी कहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ते की तरफ आ जाए। आप समझते हैं कि क्या हम किसी ऐसे पॉइंट पर है जहां पे अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई डायलॉग हो जाए, कोई नेशनल डायलॉग ही हो जाए एटलीस्ट, ताकि अनार्की तो खत्म हो? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। द क्वेश्चन इज, यार एक सेकंड प्लीज। द क्वेश्चन इज कि यहाँ राइट नाउ हमारे पास है मोनोलॉग, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डायलॉग। अब डायलॉग के लिए द ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पॉलिटिकली सोचते हैं, डेमोक्रेटिकली सोचते हैं, दिस इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग इफ दे गेट इलेक्टेड, बट दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
The question is, अगर आप मोनोलॉग पे रहोगे, I'm so sorry, it's not going to work in the long run. आपने लंबा सोचना है, not today and tomorrow. यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम पिछलों को रगड़ देते हैं और आगे नहीं सोचते। तो मोनोलॉग में कौन है मीर साहब? इस वक्त मोनोलॉग में कौन है? ऑपोजिशन है, हुकूमत है, कौन है? ये ऑपोजिशन के तो अब्बास साहब देख लो, वो कल मरियम नवाज के आए, हमने तो बात नहीं करनी है, इंशाल्लाह माशाल्लाह हम बात नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, मुझे बताएं ना, क्यों नहीं करेंगे? आप दरवाजे देखो दोनों तरफ से खोलने हैं, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और जब तक कि आप दरवाजे नहीं खोलोगे, डायलॉग नहीं होगा, आपका एडवांटेज कौन होगा? तो ये आपका एडवांटेज सबसे पहले तो हिंदुस्तान लेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज लेगा। फिर उसके बाद आपको जो ये बैंक रोल आउट करते हैं, ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक ले लो, IMF ले लो, अमेरिकन ले लो, ये आपका उसके बाद एडवांटेज लेते हैं ऑन योर हेल्पलेसनेस। वी गॉट टू गेट आउट ऑफ द सिंड्रोम। देखें, जब तक आप एक दूसरे से डायलॉग और एक दूसरे को संजीदगी से नहीं बात करोगे, यहाँ तो पर्सनालिटी अटैक्स हो रही है। मैं आपकी तरफ उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ठीक है मीर साहब, मैं आपका वीडियो लिंक एस्टैब्लिश हो गया, आपकी तरफ मैं आता हूं। मैं मुर्तज़ा असलंगी साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। मुझे जरा बताइएगा सर कि क्या डायलॉग इस वक्त क्या हल नहीं है? हमें डायलॉग की तरफ नहीं जाना चाहिए? जो मोनोलॉग की बात की पीजे मीर साहब ने कि डायलॉग जब तक नहीं होगा, और अगर हम कौम को या जो हमारे लीडर्स हैं अपोजिशन के हो कि भाई हम बात ही नहीं करेंगे, कोई कुछ है ही नहीं, क्या एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेना ठीक है या फिर डायलॉग होना चाहिए? दोनों को अपने अपने तौर से एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, हुकूमत हो या अपोजिशन? देखे जी, डायलॉग तो होता रहा है और अभी माजी करीब में चंद हफ्ते महीने पहले तक होता रहा, लेकिन वो डायलॉग सियासी कुव्वतों के दरमियान नहीं था। वो डायलॉग इमरान खान सरकार और अपोजिशन के दरमियान नहीं था। जितने भी डायलॉग के मौके आए तो इमरान खान पतली गली से बाहर निकल गए। चाहे मामला कश्मीर का हो, उसमें वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। बिलाखिर वो सारा जो डायलॉग प्रोसेस हुआ वो फौजी क़यादत के साथ ही हुआ। कोरोना का मामला हो, वजीर आज़म आते हैं, अपनी गजल पढ़ के चल देते हैं। वो जो मामला था उसको भी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप ने NCOC जो है वो इस्टेब्लिश किया। जो आईनी इदारे थे वो इस्तेमाल नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान का मामला आया, उसमें भी पॉलिटिकल जो अपोजिशन और मिलिट्री लीडरशिप ने इसको किया। इसकी तमाम तफसीलात वही लीडर्स कर चुके हैं। इसके अलावा भी इनफॉर्मल बहुत सारे अपोजिशन के लोगों के साथ मिलिट्री लीडरशिप की फॉर्मल इनफॉर्मल मीटिंग्स होती रही हैं। अभी उसमें एक जो है वो जरा लल जिसको कहते हैं वो आया है, मुनक़ता हुए। लेकिन जिसको डायलॉग करना चाहिए था पॉलिटिकल अपोजिशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उन्होंने उस हर मौके को उड़ा दिया है हवा में। देखिए सोलंकी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी है, मेरे नीचे बैठी है। तो डायलॉग तो पॉलिटिकल लीडरशिप से होगा ना, इमरान खान से होगा ना, क्योंकि फौज तो नीचे है और आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली भी यही है। देखें, इमरान खान साहब की जो गुलाबी उर्दू है उसमें वो जो ऊपर नीचे जाते हैं, मैं उसमें नहीं जाता क्योंकि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बात यह है कि वो खुद इसको महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने तो आपको मुतअद्दिद मिसालें दी कि जितने भी मौके आए मुज़ाकरात के, तो इमरान खान ने खुद उनको सबोताज किया। और इस वक्त भी उन मुज़ाकरात को जो है वो आखिरी दफा भी फैटफ के भी जो थे वो भी उन्होंने ही सबोताज किए और गलत किस्म के इल्जामात लगाए। तो ब्रिंकमैनशिप जो है वो इमरान खान कर रहे हैं। उनका ख्याल यह है कि मैं इतना लाडला हूं कि मैं जो है वो अपोजिशन और जो सलंगी साहब, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूं, बट अपोजिशन इस तरफ नहीं आती है। बात यह है कि इस तरह का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मुतअद्दिद मिसालें दी। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मौके आए सर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अथेंटिक पोर्टफोलियो ये बात कर रहा है। हाँ जी, उसी अथेंटिक पोर्टफोलियो की मैंने आपको मिसालें दी, मुतअद्दिद मिसालें दी कि जितने भी मौके आए उनको खत्म उन्होंने किया। और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मिलिट्री लीडरशिप ने कई दफा ये बताया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अज़ाइम रखता है सर्जिकल स्ट्राइक के। अभी कल ही की बात है कि शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। एक तीसरे मुल्क में। तो
میں اگر اس کو سنجیدہ لوں ان تمام خطرات کو، تو اس کے بعد تو ملک کے اندر ایک قومی مفاہمت کا جذبہ ہونا چاہیے تھا یا برنکمین شپ کا ہو. رائٹ، اور یہی دفتر خارجہ نے بھی بات کی. کل عمران خان نے یہ کہا ہے ان کو آنے دو، یہ ایک ہفتہ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو میں یہ کر دوں گا، استعفا دے کے چلے جائیں، میری پارٹی مضبوط ہو جائے گی. کوئی مخبوط الحواس آدمی اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ میں کمرشل بریک لیتا ہوں، میں بریک لینا ہے. میں نے سلنگی صاحب، میں اس کے بعد بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آپ سے بھی اور پھر میر صاحب آپ سے بھی اسی چیزوں کے اوپر میں دونوں سے آپ کا انالیسس دوں گا ایک کمرشل بریک کے بعد. فاروق حمید صاحب، آپ نے بات سنی بریک پر جانے سے پہلے مرتضی سلنگی صاحب نے جو بات کی، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ کمنٹ کیجیے گا کہ جو بات یہ کر رہے ہیں اور کسی بھی مذاکرات یا کسی بھی بات یا کسی بھی امپورٹنٹ میٹنگز کے اندر عمران خان صاحب موجود نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر موجود نہیں ہے تو پھر جو ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے، اور اگر اپوزیشن جماعت یہ کہتی ہے کہ ڈائیلاگ ان سے نہیں ان کے سلیکٹر سے کریں گے، تو پھر وہ اس بات کو تقویت ہی ملتی ہے. پرائم منسٹر ایسی چیز کیوں کر رہے ہیں کہ یہ تقویت ملے اور اپوزیشن یہ الزام لگائے؟ نہیں، وہ بات تو صحیح ہے. یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انگیج کریں اور ڈائیلاگ کے پروسیس کو سٹارٹ کریں ود دی اپوزیشن. وہ تو بات صحیح ہے، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. لیکن میں ایک دو امپورٹنٹ چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، دیکھیں فوج آتی ہے جب بھی کوئی قدرتی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی اور نیشنل ایمرجنسی ہوتی ہے، تو فوج آتی ہے ان ایڈ آف سول پاور آئین کے تحت، آرٹیکل 245 انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹیز وغیرہ وغیرہ. دیکھیں جب 2010 کے فلڈ آئے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب تو کی بڑی مشہور تصویر ہے، وہ ایک ہیلی کاپٹر میں پیرس سے اپنی شیٹیو جس کو کہتے ہیں نا وہ کاسل ٹائپ چیز، اس میں جا رہے تھے آؤٹ سائڈ پیرس. لیکن فوج جو تھی وہ اپنا ایک آئینی رول اور قومی رول جو ہے وہ ادا کر رہی تھی. پورے پاکستان میں بڑے خوفناک فلڈ آئے تھے، آپ کو یاد ہے. دوسری بات، فوج یہی نہیں دیکھتی ہے کہ جناب یہ کون سا صوبہ ہے یا یہ کون سی گورنمنٹ ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ تھر میں بھی جاتے ہیں کسی کے کہے بغیر، اور وہاں پہ میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی سپورٹ میں اگر ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جناب ہم ساؤتھ پنجاب میں کیوں جائیں یا سندھ میں کیوں جائیں. ان کی نیشنل ڈیوٹی ہوتی ہے، دے ہیو ٹو ڈو اٹ. اسی طرح جب کورونا دا نیشنل میڈیکل ایمرجنسی، تو فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ سول گورنمنٹ کی مدد کو آئے اور جناب یہ NCOC تاکہ ایک جوائنٹ حکمت عملی کے ساتھ کورونا کا مقابلہ کیا جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز میں کہتا ہوں، وائی شوڈ، یہ تو ہونا نہیں چاہیے، بات ہی غلط ہے. آپ کے خیال میں ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھے گی ایک اکراس دا ٹیبل اور ایک کانویکٹ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بات چیت کرے گی؟ اور کیا جو بچے ہیں ڈائناسٹک فیملیز کے ملٹری کی لیڈرشپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گی؟ دیکھیں نہیں، وہ تو رول بھی نہیں ہے نا. نہیں، بات چیت یا ڈائیلاگ تو سیویلین ٹو سیویلین ہوگا نا سر. ایگزیکٹلی. تو یہ بات کہنا کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ سلیکٹر جو بھی ان کا نیریٹو ہے تو وہ دیٹ از ناٹ پاسبل، ہوئے گا نہیں. اور دوسرے میں ایک اور بات بتا دوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ جو مریم نواز اور نواز شریف کا نیریٹو آیا ہے ٹو ٹارگیٹ دی ملٹری لیڈرشپ بائی نیم، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس کے بیہسٹ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، سارا پتا ہے. آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں وہ کون سا ایسا پاکستانی ہوگا، I wish I could see that person جو کہ جس کو موڈی کا خط آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، اب والدہ کی ڈیتھ کے اوپر کنڈولنس، کوئی اور چلے سر، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے پھر تو آرٹیکل 6 آپ کے پاس ہے نا. آپ نے اگر پرائم منسٹر کہہ رہے کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے تو پھر فوراً امیجیٹ لگا دے آرٹیکل 6. لیکن ایک جملہ میرا جملہ سن لیں. دیکھیں یہ جو سارا نیریٹو ہے یہ سب کو پتا ہے. یہ تو میں کہتا ہوں ایکسپوز ہو گئے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. یہ لیٹر تو چھپا کے رکھا ہوتا بوڈی والا، انہوں نے وہ ایکسپوز ہو گیا، لیک آؤٹ ہو گیا کہ بوڈی جو ہے ابھی بھی اس خاندان کے ساتھ روابط ہے، بڑے کلوز روابط ہے. چلیں سر، میں آگے چلتا ہوں ذرا سا اسی چیز کے اوپر. لیکن اگر کہیں پہ کسی کی نیشنل انٹیگریٹی سوورینٹی کے اوپر اگر ہے تو پھر اس کے پاس، جس طرح سلنگی صاحب نے کہا آرٹیکل 6 ہے، ضرور ایکسرسائز کریں اس کو. میر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سا، یہ جو ایک اور چیز کی بات کی، پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں میرے پاس بٹن آن اور آف کا نہیں ہے کہ میں اس کو آن اور آف کر کے اس کو ٹھیک کر دوں. ہماری اکانومی اور معیشت کے حوالے سے جو چیزیں، ہماری جو مڈل کلاس ہے، تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ہر تیسرے میں سے دوسرا مڈل کلاس کا بندہ جو ہے وہ پاورٹی لائن کے پاس آ گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ فگر جو ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں تو مڈل کلاس طبقہ بالخصوص تو بالکل پس کر رہ گیا ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں، I'm sure کوئی بھی کسی گورنمنٹ کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، نہ کسی اپوزیشن کا سپورٹر ہے. آپ اس کو اینالائز کریں کہ کیا یہ 2 سال کے اندر ہی ساری بیماریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں؟ بھائی یو ہیو ٹو لک بیک اوور 70 ایئرس. اینڈ یو نو، اینڈ سمپلی یہ جو آج ہم اس
आप क्वैगमायर में बैठे हैं, हम बैठे हैं इसलिए बिकॉज हमारी कोई कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है। हम शॉर्ट टर्म डिस्कशन करते हैं, हमारी डिस्कशंस लिमिटेड हैं विद अ मायोपिक अप्रोच। वी गॉट टू बी थिंकिंग लाइक आई सेड बिगर। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ये जब हम महंगाई की बात करते हैं, मैंने आज भी इस गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, मार्केट रेगुलेटर्स लेके आओ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो। जब ये आप एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली करोगे, आपकी महंगाई भी चेक में आ जाएगी, आपकी होर्डिंग भी चेक में आ जाएगी, आपके ब्लैकमेलर्स भी चेक में आ जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये देखो, अवाम की हम बात करते हैं, लेकिन वो प्राइम अवाम मिनिस्टर का साहब क्या तो कहते हैं सोचते कि अगर हैं? महातिर मोहम्मद भी आ जाएं तो वो भी नहीं कुछ कर सकेंगे इतनी जल्दी। बिल्कुल सही कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज व्हाट ही हैज इनहेरिटेड इज नॉट समथिंग बेड ऑफ रोजेस। आज आप देख लो, किसी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लो, मैंने कईयों से की है, एंड आई टेक अ वेरी क्रिटिकल पिक्चर। उन्होंने कहा जी कि वी आर गेटिंग बैक ऑन टू द रूट। एक, इस हुकूमत की बदकिस्मती, ये पेंडेमिक आ गया। चलो, इस पेंडेमिक से आप देख लो कि ज्यादा फायदा उठा रही है ये ऑपोजिशन। इंस्टेड ऑफ साइडिंग विद द गवर्नमेंट एंड वर्किंग टुगेदर, ये जलसे निकाल रहे हैं, लोगों को और बीमार कर रहे हैं। एक बड़ा गलत परसेप्शन दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि दुनिया लॉकडाउन में है और आप जलसों के अंदर है। I mean, what kind of a message are we giving to the rest of the world? Are we that non-serious people? We talk about safety, we talk about human lives, and yet in the same breath we go out and violate all of this. So मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे पास टाइम है डैमेज कंट्रोल का। We've got to look on both the sides कि आप एक ऐसे रूट पे चलो जहां आपने लॉन्ग टर्म सोचना है। पाकिस्तान, ये लेकिन आगे किसको बढ़ना है? मेरे साहब, वेरी शॉर्ट कमेंट एंड आपको गो ऑन। सोलंकी साहब, किसको पहले आगे बढ़ना चाहिए? चले, आपका कमेंट, who to go first? I think the government should take the step. It should take the step because remember one thing, government की responsibility है in democracies और opposition का opinion है। उनका जो भी opinion है, listen to them. सोलंकी साहब, एक्सटर्नल डेब्ट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रिटिसिज्म आसान होता है, लेकिन जब हुकूमत में आप आते हैं तो पता लगता है कि रियलिटीज क्या हैं। आप भी समझते हैं कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नली जो डेट्स के हवाले से या फिर इकोनॉमी के हवाले से आहिस्ता आहिस्ता इस चीजों को ट्रैक पे लाया जाएगा, यकदम तो कुछ भी नहीं हो सकेगा? आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब हम तनकीद करते हैं तो हम जरा सोच समझ के तनकीद करें। ब्रिगेडियर फारूक हमीद को आसिफ जरदारी याद आते हैं कि जी वो शेटो घूमने गए थे। आसिफ जरदारी उस वक्त याद क्यों नहीं आते थे जब मुल्क आग में जल रहा था और उस बंदे ने कहा कि नहीं, जब ये नारे लग रहे थे कि पाकिस्तान न खपे तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान खपे। तो उनकी हुब्बुल वतनी भी याद आनी चाहिए। उनको ये भी याद आना चाहिए कि मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं है, मुल्क का वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी था, और जिस तरीके से बारिशों को, सैलाब को हैंडल किया गया, उससे बेहतर मिसाल जो है वो आप मुझे बता दें कि कौन सी है रिसेंट हिस्ट्री में। और हमारी मुसल्लह अफवाज जिन जिन मौके पे जिनका उन्होंने जिक्र किया गई हैं, तो उसका उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दुनिया भर की अफवाज इमरजेंसीज में अपने लोगों की मदद करती हैं और दुनिया भर के में ऐसा होता है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन उनका शुक्रिया भी बनता है और वो शुक्रिया बिल्कुल उनका अदा करना चाहिए। उन लोगों का भी जो इस वक्त तमाम खतरनाक हालात में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसमें कोई वो मसला नहीं है। लेकिन हमें जो है ना वो फतवेबाजी से गुरेज करना चाहिए। सर मईशत पे बता दे, सर इकोनॉमी बता दे, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स आई हैव टू क्लोज इट। ये फैसला अदालतों को करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि किन हालात में इन्होंने मईशत ली थी। 5.8% जीडीपी पे पहले ही साल में ये लेकर आए 1.9% पर। अगले साल ये मनफी 0.4% पे ले गए। आने वाला जो साल है वो 0.5 होगा। पूरी जुनूबी एशिया में सबसे खराब जो मुआशी हालत है वो पाकिस्तान की है। अभी जो आप फिगर्स देख रहे थे, हमारी मिडिल क्लास आधी हो गई है, आधी। आप ये देखें कि जब ये आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी थी उसकी वैल्यू थी 350 अरब डॉलर। इनके दौर में ये 265 अरब डॉलर के करीब हो गई है। तो ये जो ठीक है सोलंकी साहब,
سلگی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ٹائم از شارٹ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ جو بات ہے لیکن دوسری طرف اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز بھی اسی حکومت کے سامنے اینڈ وی شوڈ گیو دم دا ٹائم جو اگر ہمارے پاس ایک ڈیموکریٹک جو ٹینیور ہے اس ٹینیور کو پورا کرنے کے بعد ہی ایوالویشن ہو سکے گی کہ انہوں نے اکنامیکلی بھی اور تمام اسپیکٹس پہ کتنا اور کیسے پرفارم کیا. بہت شکریہ آپ کو مرتضی سلگی صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اور پی جے میر صاحب. فرید ریس کو اجازت دیجیے. اللہ